हाँ तो प्यारे बच्चों, चलिए आज के क्लास में हम लोग बच्चों पढ़ेंगे सोमनाथ का संग्राम। सोमनाथ का संग्राम, ठीक है। ये संग्राम कैसे हुआ, किसने किया, इस पर आक्रमण कौन किया। बच्चों ये सोमनाथ एक मंदिर है, शंकर भगवान की एक मंदिर है, ठीक है। इस पर आक्रमण उसी ने किया था, महमूद गजनवी ने, जिसे आप लोगों को मालूम है, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। किस लिए? केवल लूटने के लिए, भारत के धन की लूट करने के लिए और इस्लाम का प्रचार करना उसका उद्देश्य था। इसमें धर्म की धन की लूट जो है वो प्रमुख थी, ठीक है। वही महमूद गजनवी, जिसको मालूम था कि भारत की मंदिरों में अपार धन संपदा रहती है, ठीक है। चलिए अब इसको बगैर समय गंवाए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, सोमनाथ का संग्राम। तो ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसके एक साधारण तौर से इसके सोमनाथ मंदिर के बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। ये क्या थी, कैसे थी, कहाँ है, ठीक है। देखिए सोमनाथ क्या है, ये एक प्राचीन हिंदू शिव मंदिर है, शंकर भगवान का मंदिर। कहाँ पे है? गुजरात राज्य के वेरावल शहर के समुद्र के किनारे और अरब सागर स्थित है। यानी समुद्र का मतलब होता है अरब सागर के ही किनारे ये मंदिर स्थिर है बच्चों। कहाँ पर? गुजरात में। और देखा जाए तो वर्तमान मंदिर आज़ादी के बाद सरदार पटेल ने बनवाया था। सरदार पटेल कौन? भारत के प्रथम गृह मंत्री, वही सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्योंकि इस बीच में इस मंदिर को ना जाने कितनी बार तोड़ा गया, बनवाया गया, तोड़ा गया, बनवाया गया, कई बार ऐसा हुआ, ठीक है। इतिहास में इस मंदिर को कई बार मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा तोड़ा गया और हिंदू राजाओं द्वारा बार बार बनवाया जाता रहा। जब सोमनाथ की सुरक्षा का उत्तरदायित्व तो उस समय किसके ऊपर था? राजा भीमदेव के ऊपर, जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था, ठीक। राजपूत राजा भीमदेव। सोमनाथ अभियान ये अक्टूबर और नवंबर माह से अभियान है। 1025 से इसने प्रारंभ किया था, अक्टूबर और नवंबर माह 1025 से। बच्चों इसमें जो दिया गया है 1025 व 26, एक बार हम आपको दिखाते हैं। जो युद्ध का जो समय है 1025 और 26, क्या एक वर्ष 2 वर्ष तो युद्ध हुआ नहीं, युद्ध तो एक ही दिन हुआ। तो इसमें सोमनाथ के मंदिर में अगर युद्ध पूछा जाए आपसे, सोमनाथ का युद्ध ध्यान दीजिएगा, वो है 1026। ऐसा हुआ इसने अक्टूबर नवंबर या नवंबर दिसंबर, जब भी इसने चलना प्रारंभ किया बच्चों, देखते हैं अक्टूबर नवंबर के महीने में ये गजनी से पूरी तैयारी के साथ चलना प्रारंभ किया। और यहाँ आकर वो जनवरी 1026 में उसने अटैक किया। तो इसीलिए इसमें दोनों लिखा जाता है 1025 और 26, ये दोनों लिखा मिलता है, क्योंकि 1025 में चलना प्रारंभ किया और 1026 में यह पहुंचकर इसने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। बच्चों इसमें जो है देखा जाए तो युद्ध कम, अभियान ज़्यादा है, ठीक है। अभियान एक प्रकार से ये सोमनाथ अभियान का नाम ही दिया जाता है इसे, और सोमनाथ पर आक्रमण तो इसने बाद में किया, ठीक है। सोमनाथ अभियान का प्रारंभ अक्टूबर नवंबर महीने 1025 से इसने प्रारंभ किया और संग्राम जो है जनवरी 1026 में युद्ध हुआ था। इस संग्राम युद्ध के मुकाबले अभियान अधिक है, अर्थात इस युद्ध में युद्ध कम है, अभियान ज़्यादा है। चलिए सोमनाथ अभियान हम लोग थोड़ा सा प्रारंभ कर लेते हैं। सोमनाथ अभियान जो है, अब सफल सोमनाथ अभियान हेतु बढ़िया सुनियोजित कार्यक्रम बनाकर महमूद गजनी से मुल्तान की ओर आगे बढ़ता है, ठीक है। और मुल्तान से सोमनाथ की दूरी पड़ती है 1600 किलोमीटर बच्चों। और 9 नवंबर 1025 को वह मुल्तान पहुंच गया। अक्टूबर से चला और मुल्तान पहुंच गया। मुल्तान को इसने अपना सैनिक आधार बनाया, यानी यहीं पर अपनी सैन्य व्यवस्था को उसने केंद्रित करके रखा और कुछ समय आराम करके 26 नवंबर 1025 को सोमनाथ मंदिर की ओर बढ़ा। और मार्ग में इसको क्या क्या हुआ, 2000 भट्टी राजपूत, मुंदेर में 20,000 राजपूत सैनिकों ने,
महमूद को रोकने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाए, क्योंकि वो मूड बना के चल चुका था। अब वह जो है सोमनाथ से मात्र 164 किलोमीटर दूर देवलबाड़ा पहुंचने में सफल हो गया और 6 जनवरी 1026 को महमूद ने सोमनाथ पहुंचकर मंदिर को घेर लिया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ तक का अभियान जो है उसने किया। अब देखिए जनवरी में उसने अटैक किया, इसलिए युद्ध में बच्चों इसमें जो है प्रश्न आपका, चूंकि ऑब्जेक्टिव पेपर ही होना है, इसलिए एक एक नंबर के प्रश्न इसमें जरूर पूछे जाते हैं। खास करके सोमनाथ आक्रमण के बारे में, सोमनाथ कहाँ पे है, ठीक, किस राज्य में है, आज़ादी के बाद इसे किसने बनवाया। क्योंकि बच्चों जब सोमनाथ मंदिर आज़ादी के बाद इसे सरदार पटेल ने बनवाया था, क्योंकि आखिरी में इसको औरंगजेब ने भी तोड़ा था। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग अब यहीं पे सोमनाथ पहुंचकर जब इसने घेरा डाल दिया, अब यहीं पे हम प्रारंभ करेंगे युद्ध की स्थिति। देखिए पहले तो इसमें पढ़ना है दोनों के पास शक्ति कितनी थी, यानी मंदिर में कितनी शक्ति राजा भीमदेव ने लगा के रखी थी और महमूद की कितनी शक्ति थी। महमूद के पास 30,000 नियमित घुड़सवारों की सेना थी, 50,000 पैदल सैनिक थे और 30,000 ऊँट थे। खाद्य सामग्री व रसद आपूर्ति हेतु इस पे भोजन पानी लाद के चले थे ये। ठीक है बच्चों, आजकल की तरह उस समय नल वगैरह तो थे नहीं, हैंडपम्प नहीं थे, नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, पानी की ज़रूरत तो नहीं ही पड़ती। राजपूतों की सैन्य शक्ति क्या कितनी थी, इनकी संख्या कोई निश्चित तो नहीं है, निश्चित संख्या का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन फिर भी अनुमानतः 50,000 सैनिक जरूर रहे होंगे। और मंदिर की किलेबंदी जो है काफ़ी मजबूत किए हुए थे ये 50,000 सैनिक। किसी भी दिशा में आक्रमण किसी भी दिशा से हो सकता था, इसके लिए राजपूत पूर्णतया तैयार थे। ठीक है बच्चों, देखिए घटना का प्रारंभ होता है अब यहीं से, क्योंकि मंदिर को तो घेरे हुए ही था। अब देखिए प्रारंभ कहाँ से होता है, 6 जनवरी को सोमनाथ मंदिर का घेरा डाला गया। बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। और 7 जनवरी को किलेबंदी की प्राचीर को तोड़कर, यानी किलेबंदी जो किए थे बाहरी दीवार को तोड़कर, कुछ मुस्लिम सैनिक अंदर घुसे मंदिर में। चूँकि मंदिर बना हुआ था बच्चों, देखिए मंदिर ये बना हुआ है, इसके बाहर एक हाता यानी प्राचीर बनी हुई है। ठीक है, ये भी है एक आध, इसके बाद फिर जो है मुख्य ये भी जो है इसको भी बहुत मजबूती से बनाया गया था। ठीक, और शाम तक राजपूतों ने अंदर घुसे मुस्लिम सैनिकों को बाहर खदेड़ दिया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अगले दिन क्या हुआ, महमूद अगले दिन पुनः जो है किलेबंदी को तोड़ने में सफल हुआ। पुनः दोबारा इस प्राचीर पर अधिकार करके मुस्लिम सैनिक मंदिर की किलेबंदी को तोड़ना प्रारंभ किए, यानी बाहर की जो हाथे की जो दीवार थी उसको तोड़ने के बाद, यानी वहाँ की जो किलेबंदी सैनिकों ने कर रखा था उसको तोड़ने के बाद जो उसके मेन मंदिर के बगल में जो सैनिक लगाए गए थे, जो वहाँ पर सैनिकों की दीवार बनी हुई थी, उसको उन्होंने तोड़ना प्रारंभ कर दिया। और दिन भर चले इस युद्ध में राजपूतों का दबाव काफ़ी अधिक था, यानी घुस नहीं पा रहे थे। राजपूत भी अपनी जान पर खेल कर जो है इनको बाहर किए हुए थे कि मेन किलेबंदी को तोड़ने ना पाए। लेकिन इसने क्या किया, महमूद गजनवी ने अपने बच्चों अपने लिखा है, ये गलत है, ये होगा अपने। ठीक है, महमूद गजनवी ने अपने सैनिकों को इस्लाम धर्म की याद दिलाकर लड़ने और मरने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, एक प्रकार से इन्हें जिहाद का नाम दे दिया। और काफ़ी भीषण संघर्ष के बाद अंततोगत्वा महमूद गजनवी की विजय और वह मंदिर को लूटने में सफल हुआ। यानी अंततोगत्वा उसके सैनिक मंदिर में घुसे और लूटने में सफल हुए और लगभग सभी राजपूत सैनिक एवं पुजारियों का संहार कर दिया गया, अर्थात सबको मार डाला गया। कुछ राजपूत सैनिकों ने भागने का प्रयास तो किया,
परंतु सफल नहीं हुए, क्योंकि दिन भर काफ़ी हद तक लड़े हुए अब बाहर सैनिक जो महमूद के लगे हुए थे, उन्होंने उनको भागने का मौका ही नहीं दिया। ठीक है बच्चों। और महमूद ने क्या किया, मंदिर की अपार संपदा को निर्भय होकर लूटा, यानी बिना किसी डर को उसने लूटा और मंदिर एवं शिवलिंग को तोड़कर अपार धन संपदा लेकर वह गजनी वापस चला गया। ठीक है बच्चों। चलिए अब इस युद्ध की शिक्षाएं और राजपूतों की पराजय के कारण के बारे में हम जान लेते हैं। पहली बात, राजपूत राजाओं के आपसी मतभेद के कारण एक विदेशी आक्रांता कितनी आसानी से भारत में आकर लूट कर चला गया, क्योंकि राजपूतों का जो इतिहास रहा है बच्चों, ये आपस में लड़ते बहुत ज़्यादा थे, अर्थात एक दूसरे की बात कोई बर्दाश्त नहीं करता था, ना ही कुछ अपने आप को नीचा थोड़ा सा भी अपमानीय झेलने के लिए तैयार नहीं होते थे। ठीक है बच्चों। अब देखिए, धार्मिक आस्था जो है व्यक्ति को कर्तव्यनिष्ठ बनाती है, कायर नहीं। लेकिन यही है कि पुजारियों की कायरता उनके विनाश का कारण बनी। यानी 500 पुजारी थे बच्चों उस समय उनके भगवान शिव के मंदिर में, यानी सोमनाथ के मंदिर में, और पुजारियों ने कोई भी हथियार बिना किसी कारण को, उनको ये था कि जो है हम शंकर भगवान तो हैं ही, भगवान हमें कुछ हमारा कुछ होने नहीं देंगे। ठीक है। और विपरीत परिस्थितियां विदेशी आक्रांता को निमंत्रण देती है। विपरीत परिस्थितियां क्या है बच्चों, अगर भारत में जो है विखंडित भारत नहीं होता, अर्थात भारत की एकता बराबर बनी रहती, तो संभवतः किसी विदेशी की हिम्मत नहीं थी वो भारत में आकर अटैक करे। ठीक है। अर्थात राजपूत आपस में लड़ते रहे थे, राजनीतिक विखंडन का काल था, राजनीतिक विकेंद्रीकरण का काल था। इसीलिए जो है उसको महमूद गजनवी को लगा कि जब राजपूत राजा इकट्ठे हो ही नहीं पाएंगे तो हम जो है अकेले ही सोमनाथ मंदिर को लूटने में सफल हो सकते हैं, क्योंकि अन्य कोई लड़ने आएगा नहीं। राजा भीमदेव के पास जितनी भी शक्ति है उससे ज़्यादा हमारे पास शक्ति है। ठीक है बच्चों। अर्थात इसीलिए जो है विदेशी आक्रांता को निमंत्रण देती है विपरीत परिस्थितियाँ, और उसी को सोच समझ कर महमूद गजनवी भारत को लूटने वहाँ से चला था। ठीक है बच्चों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अधिक शक्तिशाली होने पर भी बच्चों देख लीजिए, अधिक ताकतवर होने पर भी अगर सेना का नेतृत्व किसी क्या बोलते हैं कम कुशल, अगर सेना का नेतृत्व अगर किसी कमज़ोर हाथों में हो या ऐसे सेनापति के हाथों में हो जो बहुत अच्छा सेना का नेतृत्व नहीं दे सकता, तो वो शक्तिशाली सेना भी किसी मतलब की नहीं रहेगी, वो भी जो है पराजित होगी ही होगी। अर्थात अधिक शक्तिशाली होने पर भी कुशल नेतृत्व के अभाव में कितनी भी ताकतवर सेना हो वो भी पराजित हो सकती है। और सफलता है तो विजय की भावना रखकर प्रयास करना चाहिए, ना कि धर्म अधर्म का। ठीक है बच्चों। जागरूकता के अभाव में सफलता संभव नहीं है। अगर प्रत्येक नागरिक सोमनाथ की सुरक्षा के विरुद्ध उठ खड़ा होता तो महमूद सोमनाथ तक पहुंच ही नहीं पाता। ये भी सही है। लेकिन प्रत्येक नागरिक बच्चों आज के समय में अगर भारत पाकिस्तान युद्ध कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कौन नागरिक वहां दौड़ते हुए जाएगा युद्ध करने के लिए। सबके मन में यही है कि हमारी सेना है वो युद्ध करेगी, वो युद्ध करने के लिए है, युद्ध करने का पैसा ले रही है, मरने का पैसा ले रही है, तो युद्ध वही करे, भले हमको जो है पाकिस्तानी सेना मार कर चली जाए। फिर अगर जो है प्रत्येक नागरिक सोमनाथ की सुरक्षा के लिए अगर उठकर खड़ा भी हो जाता तो मान लीजिए क्या होता, सबका नरसंहार वो कर देता उस समय, इसलिए कि उसको धन की ज़्यादा ज़रूरत थी। धन का लालच, जिस धन के लालच में वो इतनी दूर से इतना बड़ा अभियान किया था, उसके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता बच्चों। अब फिर नागरिक क्या करते सैनिकों के सामने, क्योंकि नागरिकों के पास कोई ट्रेनिंग तो नहीं, फिलहाल बेचारे मारे तो जाते ही। और देखिए भारतीय राजाओं का अहंकार ये था कि पहला नंबर, हम अपनी रक्षा स्वयं कर लेंगे और पड़ोसी की मदद नहीं लेंगे। उनका अहंकार जिनके ऊपर अटैक हुआ हो,
और जिनके ऊपर अटैक ना हुआ हो, जो पड़ोसी राजा थे, उनको अहंकार क्या था? पड़ोसी राजा को क्या अभिमान था कि बिना याचना के मदद देने नहीं जाएंगे। इसी के कारण भारत की ये दुर्दशा हुई है। और यही वजह थी विदेशी आक्रांता जब भी आए वे अकेले अकेले ही सबको पराजित करके यहाँ से चले गए। ठीक है बच्चों, देखिए विजय सेना के मनोबल व कार्य कुशलता पर निर्भर करती है। तुर्क सेना क्या करती थी? सदा युद्धरत रहती थी, लगातार युद्ध करते करते उनका अभ्यास, उनका मनोबल, उनकी शरीर की क्षमता, शरीर की दक्षता, उनका अभ्यास सब कुछ बना हुआ था। इसीलिए उनको जो है युद्ध करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि वो पहले से ही युद्ध करते ही वहाँ पे आए थे। राजपूत यहाँ आपस में लड़े नहीं तो आराम किए। और युद्ध में गतिशीलता का विशेष महत्व होता है बच्चों। और भारतीय सेना देखिए थोड़ा डिफरेंट हो गया है। भारतीय सेना महमूद की सेना के मुकाबले गतिशील कम थी, अर्थात भारतीय सेना की गति, चूँकि वो वहाँ से गतिशील होके आए थे, भाई पैदल जो सैनिक है दौड़ते हुए आए थे, और यहाँ पर स्थिति सब वही स्थिर थे, तो इसलिए वो चलती फिरती सेना की दक्षता बनी रहती थी। वहाँ के घोड़े यहाँ अपने यहाँ के भारतीय घोड़ों के मुकाबले बहुत तेज़ थे, उनकी पैदल सेना भारतीय पैदल सेना के मुकाबले बहुत तेज़ थी। और जहाँ बराबर युद्ध हो रहे हैं वहीं पर अच्छे अच्छे हथियार भी होंगे, इसलिए हथियार भी जो है उसके भारतीय सेना के हथियार के मुकाबले काफ़ी अच्छे रहे। अब देखिए विजय हेतु आक्रामक कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि राजपूत आक्रमण की प्रतीक्षा एवं सुरक्षात्मक कार्यवाही के द्वारा युद्ध के सिद्धांतों की अवहेलना करते रहे। अब इनको चाहिए था कि अगर जो है वो युद्ध के लिए निकल पड़ा है सोमनाथ पर, तो इनको बीच में ही इसको गुरिल्ला युद्ध चाहे जैसे भी युद्ध उनको करते रहना चाहिए। और युद्ध योजना बच्चों, योजना है ये के निर्माण हेतु गुप्तचरों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जबकि राजपूत सेना में गुप्तचर व्यवस्था का बिल्कुल अभाव था, उन्हें पता ही नहीं चला कब आक्रमण हो गया। लक्ष्य का निर्धारण एवं उस पर स्थिर रहना युद्ध के सिद्धांत का महत्वपूर्ण बिंदु होता है, परंतु राजपूतों का लक्ष्य कोई एक नहीं था। वे अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न लक्ष्य निर्धारित करते रहे, और यही वजह है कि जिसके कारण भारतीय सेनाओं को पराजित होना पड़ा। ठीक है बच्चों, चलिए ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। फिलहाल बच्चों इसमें जो प्रमुख चीज़ें हैं आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे मुगल सैन्य प्रणाली व फौजदारी प्रथा। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा आपको पानीपत के युद्ध के बारे में भी बताएंगे। ठीक है बच्चों, एक एक लाइन अत्यंत महत्वपूर्ण है बच्चों, इसलिए जो है कभी किसी को कम करके मत आंकना। कोई ऐसा नहीं है कि जो उसकी कीमत कम है, हर लाइन की अपनी कीमत है बच्चों। कीमत तब समझ में आएगी जब परीक्षा में आप लोगों से पूछा जाएगा, आप लोग सोचेंगे कि पढ़ लिए होते तो अच्छा था। ठीक है बच्चों, चलिए पढ़िए लिखिए खुश रहिए। ठीक है, ओके बच्चों।